नमस्कार साथियों। आज हम लोग नौ उदारवाद पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के अंतर्गत उदारवाद एक सिद्धांत के रूप में है, जिसके अंतर्गत कई तरह की विचारधाराएं हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने उदारवाद के बारे में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया। उसके बाद हमने नेगेटिव लिबरलिज्म, उसके बाद आधुनिक यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म, और अब हम नौ उदारवाद न्यू लिबरलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। न्यू लिबरलिज्म की जब हम बात करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम विशेषतः उन बिंदुओं पर अधिक फोकस करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है। देखिए, प्रिंसिपल्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पंचायत है ना। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इफेक्टिव बातें हैं सिर्फ वही हम चर्चा करेंगे। वरना तो बहस करने के लिए हमारे पास पूरी किताब पड़ी हुई है। ये अच्छी किताब है, ओपी गाबा की किताब है। और ज्यादातर मैं जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ वो ओपी गाबा की ही बुक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि टेक्स्ट बुक आपका अच्छे से तैयार रहे। यहाँ से क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी में फंसते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक स्लाइड। सबसे पहले जो हम डिस्कस आपसे करेंगे वह इंट्रोडक्शन होगा कि नौ उदारवाद किससे संबंधित है, क्या है, किस तरह की विचारधारा है, इसका क्या महत्व है। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां स्पष्ट कह रहा है कि नौ उदारवाद नौ उदारवाद एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। एक तरह से देखा जाए तो न्यू लिबरलिज्म एक तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक विचारधारा है। तो स्वाभाविक है कि जब आर्थिक विचारधारा होगा राजनीतिक विचारधारा के साथ, तो एक सवाल उठेगा कि स्टेट वेलफेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, स्टेट का इंटरफियर होगा कि नहीं होगा, स्टेट का रोल क्या है। पॉलिटिकल होने के कारण आपको ये जानना जरूरी होगा कि भाई स्टेट का क्या रोल है। दूसरी बात, चूंकि साथ में इकोनॉमिक विचारधारा भी कह रहा है, तो इकोनॉमी कैसी होगी, फ्री होगा या कैप्चर्ड होगा, कैपिटलिस्टिक होगा, सोशलिस्टिक होगा। ये बातें हमारे लिए सोचने वाली बात है कि इसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के रूप में पढ़ेंगे या हम लोग इसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, एक ऐसी विचारधारा है ये जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, यानी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम लोग LPG के कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। अब देखिए, 1991 में आप भारत में भी देखेंगे कि भारत में ओपन इकोनॉमी की पॉलिसी अपनाई गई और LPG का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। भारत में एक तरह से आधा आर्थिक सुधारीकरण के जनक के रूप में हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेते हैं। तो LPG का जो उस समय भारत का जो इकोनॉमी था, ध्यान देंगे थोड़ी सी बात यहाँ पर हम अलग से हट के कर लें। उस समय भारत की इकोनॉमी मिक्स तो थी, और मिक्स भारत की आज भी इकोनॉमी है। लेकिन 1947 से लेकर 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप देखेंगे, उसका झुकाव सोशलिस्टिक की तरफ था। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, और इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ ये तय हुआ कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव कैपिटलिस्टिक की तरफ होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ होगा। तो जो नौ उदारवाद है, नौ उदारवाद जो है वह कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, LPG का की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। यानी यह प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देगा। तो स्वाभाविक है कि जो इकोनॉमी होगी वो इकोनॉमी क्या होगा, कैपिटलिस्टिक होगा। और स्टेट का इंटरफेरेंस जब अर्थव्यवस्था एक तरह से देखा जाए तो कैपिटलिस्टिक होती है, तो वहां स्टेट का इंटरफियर मिनिमम होता है, न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि सरकारी नियंत्रण को, जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, उसको मिनिमाइज करना,
और बाजार मार्केट की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात यहाँ पर की गई। आगे देखते हैं। देखिए, नौ उदारवाद की विशेषताएं क्या है। नौ उदारवाद की विशेषताएं क्या है उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात, ऊपर ही चर्चा में जो बातें आई उससे क्लियर हो गया कि यहाँ सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस न्यूनतम होगा डियर एस्पिरेंट। निजीकरण को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का कैप्चर न होकर उसे प्राइवेट ओन कर देंगे। राइट, यानी कि जो गवर्नमेंट स्वामित्व वाली कंपनियां हैं उसको भी धीरे धीरे हम निजीकरण कर देंगे। मुक्त बाजार, ओपन इकोनॉमी, ओपन मार्केट की बात कर रहा है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का यह समर्थन करता है, क्योंकि आज तो पूरा विश्व जो है एक घर की तरह हो गया है, और वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात ने, या हम कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की जरूरतों ने, और उसकी जरूरतों ने आयात और निर्यात को बढ़ावा दिया, और इसका ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत मेजर रोल है। दूसरी चीज कि चूंकि हम लोग जो पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात किए, राइट, नेगेटिव तो ओपन इकोनॉमी की बात कर ही रहा था, लेकिन जब पॉजिटिव लिबरलिज्म की हम बात किए तो यहां पर हम लोग देखें कि जो स्टेट का स्वरूप है वो कैसा है। तो मेक अ वेलफेयर स्टेट, और हमने कहा कि यहां पर आप एग्जाम्पल के रूप में किसको ले सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आप ले सकते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो जब सरकार गरीब, शोषित, वंचित तो लोगों के इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म के लिए बहुत सारे एक्ट करती है, तो बहुत सारी योजनाओं पर पैसे भी खर्च होते हैं। तो इस विचारधारा के अंतर्गत सरकार के जो खर्चे हैं उसमें कटौती करने की बात की गई है, क्योंकि जब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में कटौती होगी तो स्वाभाविक है कि सरकार के खर्चे क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट बात, अब यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख विचारक हैं। देखिए, विचारक में यहाँ मैं उलझने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम थॉट्स ऑफ थिंकर्स पढ़ेंगे तो वहां पर थिंकर्स में इंडियन और वेस्टर्न दोनों आपके सिलेबस में है। तो जो जो थिंकर्स आपके सिलेबस में हैं, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कहा है मिल्टन फ्रीडमैन एक विचारक हैं जो मॉनेटरिज्म का समर्थन करते हैं। तो मॉनेटरिज्म के कॉन्सेप्ट को कौन सपोर्ट करता है, मिल्टन फ्रीडमैन। फ्रेडरिक हायक ये सरकारी नियंत्रण के विरोधी हैं। इनका ये मानना है कि सरकार का बाजार पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम की ये बात करते हैं। लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी कुशलता के अनुसार धन अर्जन करना चाहिए। सरकार को इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सरकार एक प्रहरी की भूमिका में होनी चाहिए। सरकार लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और यदि स्टेट नागरिकों की रक्षा करने में असमर्थ है तो नागरिकों की अधिकार भी होना चाहिए कि उस शासन के खिलाफ वो बगावत कर सकें। रॉबर्ट नॉजिक पढ़ेंगे, नॉजिक का न्याय सिद्धांत भी आगे आपको पढ़ना है। ये न्यूनतम राज्य के पक्षकार हैं, यानी कि राज्य का जो इंटरफेरेंस होना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकलकर सामने आया है। आइए आगे देखते हैं। इतिहास और विकास, नौ उदारवाद का इतिहास क्या है और नौ उदारवाद का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कह रहा है 1970, यानी लगभग 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में एक तरह से देखेंगे तो आर्थिक संकट के दौर उत्पन्न हुए, और जो इकोनॉमिक रिसेशन का दौर था, जैसे मान लीजिए भारत में, जैसे भारत में मान लीजिए 1991 में आप देखेंगे तो 1991 में भारत मंदी की तरफ बढ़ा। अब मंदी की तरफ जब भारत बढ़ा तो भारत के पास एलपीजी के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो विचारधारा है जब इस तरफ बढ़े तो इसी विचारधारा ने नौ उदारवाद के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। 1979 में मार्गरेट थैचर ने और 1980 में रोनाल्ड रीगन की सरकारों ने इसे लागू किया। ये एक तो इंग्लैंड की बात कर रहा है कि एक तरह से देखेंगे कि इंग्लैंड में थैचर और रीगन की सरकारों ने इस कॉन्सेप्ट को लागू करने का काम किया।
1991 में एक तरह से देखेंगे, इसको जोड़कर देख सकते हैं, 1991 भारत का कॉन्सेप्ट है। ये भारत में नौ उदारीवाद या नवीन आर्थिक उदारीकरण ने नौ उदारवादी नीतियों को अपनाने पर हमें विवश किया, क्योंकि उस समय भारत भी क्या था, इंडिया जो है एक तरह से देखा जाए तो रिसेशन के फेज से गुजर रहा था, और इस कॉन्सेप्ट ने भारत को उस तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। भारत में नौ उदारवाद, तो पहले ही हमने डिस्कस किया कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म से इसको जोड़ सकते हैं। और 1991 में सरकार ने जिस पॉलिसी को अपनाया वो एलपीजी का कॉन्सेप्ट था, लिबरलाइजेशन, यानी कि हम अपने दरवाजे दूसरों के लिए खोल दिए। प्राइवेटाइजेशन, जो सरकार ओन कंपनियां थी उसको धीरे धीरे उसका प्रबंधन निजी हाथों में दिया जाने लगा। और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोलना, और भारत भी दूसरे देशों में इंटर करना। सरकारी कंपनियों का देखिए यहाँ पर निजीकरण करना, विदेशी निवेश को बढ़ाना, कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करना। आगे देखेंगे इस कॉन्सेप्ट का, इस नौ उदारवादी अवधारणा का लाभ क्या है। तो देखिए इसमें इसमें क्या होता है कि जब हम एलपीजी के कॉन्सेप्ट से गुजरेंगे, यानी एलपीजी का कॉन्सेप्ट यानी नौ उदारवाद, और इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी, इनोवेशन आपका बढ़ेगा, सरकारी व्यय में कमी आएगी, क्योंकि राज्य की अवधारणा लोक कल्याणकारी नहीं था। तो जब कल्याणकारी नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि सरकारी योजनाओं पर कम खर्चे होंगे। और यहाँ पर चूंकि जब मार्केट ओपन होगा तो कंज्यूमर के पास मल्टी गुड्स को सिलेक्ट करने के चॉइसेस होंगे, यहाँ मोनोपोली नहीं होगा, अर्थव्यवस्था पर किसी का भी कोई मोनोपोली यानी एकाधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जब सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के क्रम में खर्चे कम होंगे या कटौती होंगी तो गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ सकता है। सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए जिसके पास संसाधन है वो बेहतर एक तरह से देखेंगे तो इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, लेकिन पता चला कि जिनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है उनको खाने की पड़ी है, तो समस्या तो उत्पन्न होगी। सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण का निजीकरण एक तरह से होता चला जाएगा। आजकल देख रहे हैं बैंक ने अभी अभी आज का न्यूज था कि भारत में पहला जो है रेलवे स्टेशन जो प्राइवेट हुआ है, वो गोमती रेलवे स्टेशन लखनऊ में बिल्कुल प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। तो धीरे धीरे सरकारी सेवाओं में भी निजी हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो निजी सेवा सेवा की तरफ बढ़ते जाएंगे। किसानों, और चूंकि जो सरकारी चीजें निजी हाथों में जाएंगी तो प्राइवेट जो है गरीब कल्याण की योजनाओं पर तो फोकस करेगा नहीं, तो इससे किसानों और श्रमिकों के इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये बात यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक, इसके प्रसिद्ध आलोचक कौन कौन से हैं, तो चामस्की। नौ उदारवाद को इन्होंने, चामस्की ने लोकतंत्र के लिए खतरा कहा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो राजनीति पर भी उद्योगपतियों का एक तरह से देखा जाए तो बाह्य नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण देखने को मिल सकता है। हैंडविल हार्वे ने नौ उदारवाद को उत्पीड़नकारी पूंजीवाद कहा है, क्योंकि इसमें जो है समाजवादी अवधारणा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। और अरुंधति राय जो भारतीय लेखिका हैं, इन्होंने भारत में नौ उदारवाद के प्रभावों को क्रिटिसाइज करने का काम किया है। नौ उदारवाद और कल्याणकारी राज्य को समझेंगे उससे पहले कुछ प्रिंसिपल्स हमारे सामने बुक्स में हैं, उन प्रिंसिपल्स को मैं पढ़कर आपसे डिस्कस कर दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो सकते हैं। जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको लिखकर भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहा है कि नौ उदारवाद जो है इसे हम लोग स्वेच्छा तंत्रवाद भी कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि नौ उदारवाद को
हाँ, नौ उदारवाद को किस अन्य नाम से जानते हैं? स्वेच्छा तंत्रवाद। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पेन को थोड़ा सा हम मोटा कर ले ताकि चीजें आपको और बेहतर समझ में आए। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो लिखते चल सकते हैं। यदि आपका कोई ओपिनियन है, कोई व्यू है, तो आप बता सकते हैं। देखिए, स्वेच्छा तंत्रवाद यह मानता है कि निर्धन वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए धनवान वर्ग पर टैक्स लगाना अनुचित है। क्योंकि भारत जैसे देश में या कल्याणकारी राज्य के उदाहरण में क्या होता है, हम अमीरों पर टैक्स लगाते हैं और गरीबों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए टैक्स है, ऐसे समझिए। तो टैक्स क्या होता है, अमीर पर टैक्स लगाया हमने, और इस टैक्स को हम कहाँ पर ले जा रहे हैं, इसे हम गरीब में बांट रहे हैं। तो यह एक अवधारणा है ना टैक्सेशन का। तो यह अवधारणा ये मानता है कि टैक्स अमीरों पर, निर्धनों के कल्याण के लिए अमीरों पर टैक्स लगाना क्या है। स्वेच्छा तंत्रवाद यह मांग करता है कि मनुष्य को अपनी उन्नति, समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए उसकी आर्थिक गतिविधि को सब तरह के प्रतिबंधों से क्या होना चाहिए। यानी यह कह रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको क्या होना चाहिए, बिल्कुल ये मुक्त होना चाहिए, हर प्रकार के प्रतिबंधों से फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्रम में दो तीन बातें और भी डिस्कस किया गया है, और मुझे लगता है कि ये बातें इसलिए की गई हैं क्योंकि समय के साथ साथ इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। यहाँ पर कहा गया है, जो आलोचनाएं हुई हैं, कि हो सकता है कि चीजें अराजकता फैल जाए। तो एक प्रश्न बनता है कि अराजकतावाद है क्या भाई, कॉन्सेप्ट एनार्चिज्म किसे कहते हैं। आखिर ऐसी अवधारणा, क्योंकि आलोचनाकारों ने पूर्व में, अभी देखेंगे तो पूर्व में लोगों ने कहा कि नव उदारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो स्वाभाविक है कि जब लोकतंत्र के लिए खतरा होगा तो एनार्चिज्म को बढ़ावा देगा, अराजकतावाद को बढ़ावा देगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि इनकी हम बात मान लें तो लोकतंत्र को खतरा होगा, तो अराजकतावाद होगा। और क्या हो सकता है, तो अराजकतावाद की अवधारणा क्या है। राजनीति में अराजकतावाद का जो सिद्धांत है, यदि उसकी बात हम करें तो यह सरकार, एक तरह से देखा जाए तो अनावश्यक या अवांछनीय है। साधारणतः यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य मूलतः विवेकशील है, निष्कपट है और न्यायपरायण प्राणी है। अतः यदि समाज सही ढंग से संगठित होगा तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की जरूरत नहीं होगी। ऐसे हालात में सरकार निरर्थक हो जाएगी। और महात्मा गांधी की भी एक अवधारणा थी कि स्टेट विहीन समाज, यानी कि स्टेटलेस सोसाइटी। गांधी जी ने भी कहा था एक बार, गांधी जी की ये अवधारणा थी कि स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस सोसाइटी यही कह रहा है कि भाई समाज है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, तर्कशील प्राणी है, ये अपने संबंधों को निभाना जानते हैं। और इस तरीके से यदि सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे तो समाज में सरकार की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी, है ना, जो उसके ऊपर बल प्रयोग करना पड़े। स्वेच्छा तंत्रवादियों में जो नाम लिया गया, इसमें इनके जो विचारक हैं उनको में जैसे कहा जाए तो नाजिक का नाम महत्वपूर्ण है। आगे हेयक का नाम आप पढ़ेंगे। बर्लिन को भी हम पढ़ सकते हैं, वहां पर हमने बर्लिन के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो आज के जो समकालीन विश्व है डियर स्टूडेंट, वर्तमान विश्व में नौ उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। किस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, LPG को। ये याद रखना, नौ उदारवाद से इसको जोड़ लेना, अधिकतम समस्या। अब एक प्रश्न आता है कि भाई निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, एक बार इसको ओरल ही हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए, वह नीति या कार्रवाई जिसके अंतर्गत लोगों को आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के नियंत्रण या प्रतिबंध को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। लोग अपने इच्छा से इंडस्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगाएं, कंपनी लगाएं, बाजार करें,
ठीक, यहाँ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के न्यूनतम महत्व को देखा जाता है, इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या है? यानी कि बाय कैपिटल या बाय मैनेजमेंट, है ना, सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे निजी हाथ में सौंपना ही क्या है? निजीकरण है। वो आगे उसको पढ़ेंगे। और भूमंडलीकरण का क्या मतलब है? तो भूमंडलीकरण की जो नीति है उसका मतलब, यह पूरा विश्व जो है एक घर की तरह है। हम विश्व के कहीं भी हिस्से में जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, विश्व से वस्तुएं मंगा सकते हैं, अपनी वस्तुएं विश्व में ले जाकर क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। अब आइए आगे अपने कॉन्सेप्ट पर हम लोग फिर आते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर बातें की। आगे देखते हैं उपसंहार, कंक्लूजन। नव उदारवाद एक प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद विचारधारा है। यह विकास और असमानता दोनों को जन्म देता है। इसकी नीतियों का मूल्यांकन संतुलित दृष्टिकोण से होना चाहिए। स्वाभाविक है भाई, कब क्लिष्ट की तरफ बढ़ेंगे तो अनबैलेंस सोशल इकोनॉमिक कंडीशन देखने को मिलेगा। उसी बात को ये दोहरा रहा है। परीक्षा में यहाँ से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। यूपी जीआईसी में तो अब पीटी के बाद मेंस भी होगा। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे मेंस में आप अच्छे से लिख सकें। और इसीलिए हम बिल्कुल पुस्तकी जो अवधारणाएं हैं, बातें हैं, उसको पीपीटी के माध्यम से आपके बीच हम ला रहे हैं, ताकि आप फर्स्ट पेपर में भी अच्छा स्कोर करें। और चूंकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, बातें क्लियर रहेंगी, तो मेंस में भी वो आपको लाभ देने का काम करेगी। तो एक क्वेश्चन है, इसको घर पे आप जाके सॉल्व करिएगा कि नौ उदारवाद की और विशेषताओं को समझाइए, है ना, कि नौ उदारवाद क्या है, नौ उदारवाद और उदारवाद में डिफरेंस क्या है। ठीक, भारत में उदारवादी नीतियों का विश्लेषण करिए तो 1991 की नई आर्थिक नीति से इंक्लूड करके उसको देख सकते हैं। और नौ उदारवाद के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, तो जो दार्शनिक आपके साइड में पक्ष में हैं, दो दार्शनिक आपके विपक्ष में हैं, उन्हीं दोनों तर्कों को आपको क्या करना है? यहाँ पर देना है। राइट, आप चाहें तो हम उसको एक बार दिखा भी सकते हैं कि लाभ क्या है। तो पक्ष में आर्थिक गतिविधि तेज, प्रतिस्पर्धा नवाचार को बढ़ावा देना, सरकारी व्यय में कटौती, उपभोक्ताओं को मैक्सिमम विकल्प रहना। क्रिटिसाइज करने वालों ने क्रिटिसाइज भी किया है। उन्होंने, चामुस्की ने कहा कि भाई नौ उदारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। हैंड डेविड हार्वे ने कहा कि ये उत्पीड़नकारी पूंजीवाद है। अद्वितीय राय ने भी इसके प्रभाव की आलोचना की। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर आप लोगों से पढ़ा आपके साथ।